Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शंस रेट ऑन टेम्परेचर। अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। ताप बढ़ने पर सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग में वृद्धि होती है। किसी अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक एक स्थिर ताप पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि प्रयोग को उसी अभिक्रिया के लिए विभिन्न तापों पर कराया जाए तो यह देखा गया है कि अभिक्रिया की कोटि तो वही रहती है, परंतु वेग स्थिरांक का मान बदल जाता है। ताप बढ़ने पर साधारणतः वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप के साथ अभिक्रिया से सामान्यतः वेग स्थिरांक और विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मान में परिवर्तन द्वारा निर्भर करते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में देखा गया है कि वेग स्थिरांक k का मान प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 2 से 3 गुना के लगभग हो जाता है। यदि किसी समय किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k है, वह किसी समय 10 डिग्री बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k t+10 है, तो इन दोनों का अनुपात kT10/kT ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है। और ये जो अनुपात आएगा 2 व 3 के मध्य, अधिकतम अभिक्रियाओं में यह अनुपात 2 या 3 के मध्य होता है, जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक भी कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया के वेग 10 डिग्री तापमान के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। अतः किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप में वृद्धि से अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन परिकलन से यह पता लगा कि 10 डिग्री के ताप की वृद्धि पर अणुओं के मध्य टक्कर 2 से 3 गुना के लगभग ही बढ़ती है, जबकि अभिक्रिया का वेग 200 से 300% तक बढ़ जाता है। तो इस सिद्धांत को समझाने के लिए अर्नियस थ्योरी समझेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी या अर्नियस थ्योरी। अभिक्रिया के वेग नियतांक की ताप पर निर्भरता सर्वप्रथम वान डॉफ ने 1887 में दी, जिसका 1889 में अर्नियस ने विस्तार या एक्सपेंशन किया। अर्नियस के अनुसार एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस तरह से लिख सकते हैं, A+B goes to C+D। A और B अभिकारक या रिएक्टेंट हैं, जो कि C व D उत्पाद या प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेग स्थिरांक K1 है। K1 लिख लीजिए या K है भी लिखते हैं इसे। और C+D से अब अभिकारक A+B में परिवर्तन बैकवर्ड रिएक्शन होगी, जिसे K2 या KB से भी जाना जाता है। साम्य को स्थापित होते ही अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है, अर्थात K1AB, जहां K1 अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक है, A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B है, K2 पश्च अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक K2 या KB, C कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C प्रोडक्ट C, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D। K1/K2 इक्वल टू CD/AB, जहां
K1 अपॉन K2 के इक्वल K लिख सकते हैं, जो कि एक साम्य स्थिरांक है। वन टॉप समीकरण के अनुसार, वन टॉप ने एक समीकरण दी थी, सिर्फ आप ये याद रख लीजिए, डिटेल में आप बनने कहीं पढ़ेंगे, dln k अपॉन dt डेल h अपॉन RT स्क्वायर। तो वेग स्थिरांक की ताप पर निर्भरता वन टॉप के समीकरण द्वारा दिखलाई गई थी, जहां डेल h एंथैल्पी है। अर्नियस ने इस समीकरण को, जो एनर्जी है, एनर्जी डेल एच है, एंथैल्पी है, उसके इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी लिखा। एक्टिवेशन एनर्जी वह अतिरिक्त ऊर्जा या ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसको लेकर क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएंगे। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। के वेग स्थिरांक है और टी टेम्परेचर है, रेडबर्ग कांस्टेंट। समीकरण 56 का अन्य समीकरण है ये आपका, ये 19 ने 1889 में दिया था। इस समीकरण का समाकलन करने पर d अपॉन डी टी एल एन के का तो सिर्फ एल एन के रह जाएगा, और माइनस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, यहां वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, x की पावर n का समाकलन x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता। तो आप t स्क्वायर देख लो, आप t माइनस टी की पावर n की जगह -2 और -2 प्लस वन, इस तरह से आपका 1 अपॉन -1 अपॉन आर टी हो जाएगा, प्लस सी, और वही प्रारंभिक आप रखेंगे तो समाकलन स्थिरांक सी का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें समीकरण इस रूप से प्राप्त होगा, एल एन के अपॉन इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, जहां एल एन ए को इस तरफ ले जाने पर एल एन के माइनस एल एन ए, उसको सोल्व करने पर एल एन के अपॉन ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि k अपॉन ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी इक्वल टू, और k बराबर a डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये अर्नियस समीकरण कहलाता है। ई ए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा वह अतिरिक्त ऊर्जा है जिसमें किसी सामान्य अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक है, अर्थात क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तन करने में अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो आवश्यक हो, आपकी संक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। ए एक स्थिरांक है जिसे पूर्ण चरघातांक नियतांक या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ये समीकरण आपका अर्नियस का वर्तमान रूप है जो यूज करते हैं, आप कई जगह करते हैं। ये समीकरण आप किन संकल्प या अभिकृत पे अर्नियस ने दिया था, आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट, अभी अर्नियस सिद्धांत की संकल्पना है, हेडिंग डाल दीजिए, यहां है नहीं, है ना। अर्नियस सिद्धांत की संकल्पना है। पोस्टुलेट ऑफ अर्नियस थ्योरी फर्स्ट है। आप इससे पहले ये समझ लें, अगर यहां एक रिएक्टेंट ए है, वह बी दो रिएक्टेंट है, वो अगर सी और डी उत्पाद में सी उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तो उन्हें एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा। ये मिनिमम एनर्जी बैरियर जो पार करना है इसे, यहां से इसकी एनर्जी और इस एनर्जी के गैप को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे जैसे और ये एनर्जी इन्हें आपस में
टक्कर से प्राप्त होती है। और वो टक्कर किससे आएगी? अगर टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है या इंक्रीज होता है वो टक्कर के बाद ही हो पाएगा। और क्रियाकारक अणु वो मिनिमम एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं कि वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। हालांकि सभी क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां ये दोनों आपस में, अगर ये अभिकारक है ए बी, तो सी इसमें बी सी नहीं बन पाता है। यहां मान लो बी सी है और ए बी से का बंध नहीं टूटता, ना बी सी का बंध बनता है। तो एक कंडीशन आ जाती है जहां ए व सी से दोनों से बंधा होता रहता है। तो उसके बाद में बी सी प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त होता है। अभिक्रिया पढ़ेंगे। फर्स्ट, अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अभिकारकों के केवल वे ही अणु जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, अर्थात एक निश्चित मात्रा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है, वही अणु टकराने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अर्थात क्रियाकारक अणु जो यहाँ है वो सभी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। जिन्हें एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाती है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। सेकंड अभिक्रियक है, सक्रिय अणु अभिकारकों के अन्य सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ अधिक ऊर्जा रखते हैं। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को अभिकृत करने के लिए आवश्यक होती है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ये बता दिया आपको। सक्रिय अणु सक्रिय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आपस में टक्कर करते हैं। सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी, ये ऊर्जा गैप आपका है, ये जो एनर्जी गैप है इसकी ये जितना कम होगा वो उतनी आसानी से क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, या सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी अधिक होगी। ताप बढ़ने से सक्रिय अणु के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। अभिकारकों के सामान्य अणुओं व सक्रिय अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। ये नेक्स्ट लिखिए आप, अगर वो 4 है तो यहां 5 लिखिए, है ना। से ये 4 है तो आप इसे 5 लिखिए और इसे लिखिए 6। जब सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं तो वो सक्रिय संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उच्चतम ऊर्जा युक्त स्पीशीज है ये सक्रिय संकुल फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। आप यहां देख सकते हैं जब आपस में ये टकराते हैं तो यहां एक्टिवेटेड या ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बाद में उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। बोल्ट्जमान के अनुसार किसी तंत्र में सामान्य से सक्रिय ऊर्जा के बराबर अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश -EA/RT के रूप में e⁻⁻⁻ के रूप में या के बराबर होता है। सक्रिय ऊर्जा की संख्या अपॉन अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या बराबर होती है e⁻⁻⁸ ये बोल्ट्जमान के अनुसार बतलाया गया। अभिक्रिया तभी घटित होती है जबकि सक्रिय अणु टकराते हैं, अतः अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है सक्रिय अणुओं की संख्या। ये हम सभी जानते हैं, जितने ज्यादा क्रियाकारक के अणु होगा या कंसंट्रेट होगा इतनी आसानी से अभिक्रिया का वेग आगे बढ़ेगा। अर्थात A × सक्रियता अणुओं की संख्या, A कांस्टेंट है। अभिक्रिया का वेग इससे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट A.E⁻⁻⁸ अभिक्रिया का वेग इक्वल होगा K वेग इस तरह और अणुओं की संख्या या सांद्रता के बराबर, या दूसरे रूप में हम इसे लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग अपॉन अभिकारक अणुओं की सांद्रता इक्वल टू K। तो इस तरह से हम K बराबर
1 डॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जो कि अर्नियस का समीकरण है। अब आगे बढ़ेंगे, संकीर्ण ऊर्जा का निर्धारण। ये क्वेश्चन आता है आपके, इसमें आप पढ़ेंगे आलेखी विधि। जब हमको अर्नियस का समीकरण पता है, k बराबर ए डॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां ई एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, के वेग स्थिरांक है। इसका दोनों तरफ से लॉगरिथम लेंगे, ln k इक्वल टू ln और a डॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सिंपल सोल्व करेंगे इसे, ln k ln a और ये आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी। ln k को आप log 10 आधार के रूप में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, सिंपल ये समीकरण आ जाएगा। इसको आप लिख देंगे log k माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस log a। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो यहां y, जो y अक्ष पे आप लोगे log k और k, और x अक्ष पे आप लोगे 1 अपॉन टी। चूंकि प्लस सी मौजूद है, log k का मान इसके शून्य मान पर किसी अंतःखंड 1 अपॉन log a के पर प्राप्त होगा, मतलब 0 डॉट log a पे प्राप्त होगा। अर्थात सरल रेखा y अक्ष पर बिंदु इस बिंदु पर काटेगी, तथा चूंकि माइनस m का मान ऋणात्मक है, तो इसका आपको ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। समझ में आना चाहिए आपको। हमें ग्राफ खींचना log k और 1 अपॉन टी के रूप में, इसलिए हमने अर्नियस के समीकरण को इस रूप में लिखा, इस रूप में। एक मिनट, ये लेजर पॉइंट, इसलिए हमने अर्नियस के समीकरण को इस रूप में लिखा, y बराबर mx प्लस सी के रूप में, जहां y आपका log k है जिसे आप y अक्ष पे लेंगे, c आपका log a है जो कि अंतःखंड होता है, ये 0 से इस पॉइंट की बीच की दूरी है, m आपका माइनस ई अपॉन 2.303 अपॉन 303 r है, जो कि आपका स्लोप होगा, या और 1 अपॉन टी आप एक्स अक्ष पे लेंगे, तो इस तरह की सरल रेखा आपको प्राप्त होगी जिसका स्लोप माइनस ई अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। इस वाले मान को प्राप्त करने के पश्चात हम इसमें से ई ए अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल से ये स्लोप इस तरह से प्राप्त होगा, log k और 1 अपॉन टी जो कि आपने केल्विन में लिया, उसका ग्राफ इस तरह से आएगा। दो तरीके से स्लोप ज्ञात कर सकते हैं, दो बिंदु ज्ञात कर लो आप, और उस पर इस तरह से ए बी और बी सी का डिफरेंस आपका इक्वल, अनुपात आपका माइनस ई अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा, जिससे आप ई ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान आलेखी विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।